Hello everyone, welcome to the class. This is your educator CA Prakash Rai, and today we are going to continue with presumptive taxation topic. तो लास्ट क्लास के एंड में हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन टॉपिक स्टार्ट करा था. हमने 44 AD पढ़ा था. आई थिंक 44 AD भी पूरी तरह से कंप्लीट शायद नहीं हुआ था, कुछ बातें रह गई थी. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से एक रिकैप के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अपने को दिमाग में रखना ज़रूरी है. 44 ADA की बात अभी नहीं हुई थी. लेट मी स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. Maintenance account, specified profession, prescribed books, audit of accounts. Just 1 second. Due date. Presumptive taxation. ठीक है, अपन फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन होगा. मैं चेक करूँगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, एंड देन विल मूव ऑन टू फर्दर डिस्कशन. चलो, सेक्शन 44 AD was the first section that we were reading under the heading presumptive taxation. याद रखना, presumptive taxation is the main heading. मेन हेडिंग हमारी है presumptive taxation. हम presumptive taxation पढ़ रहे हैं. किसी का माइक शायद अनम्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर दो दोस्त. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो मेन अपनी हेडिंग है वो प्रिजम्पशन पे बेस्ड है. कौन से प्रिजम्पशन पे? प्रॉफिट मार्जिन के प्रिजम्पशन पे. ये कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना ऑप्शनल सेक्शंस होते हैं. तो कल को आप जब सजेस्ट करोगे अपने क्लाइंट को कि ये 44 AD यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कारण क्या हुआ ये प्रिजम्पशन का. ठीक है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर देती है कि आपका ये प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए. ठीक है, जब गवर्नमेंट आपकी प्रॉफिट मार्जिन प्रिज्यूम करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि आपने सेल्स बताया मुझे, अब आपके खर्चे कितने होंगे ये मैं एस्टिमेट करूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? गवर्नमेंट ने बोला कि आप मुझे सेल्स बताओ, मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन बताऊंगा. तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलती है? सेल्स में से सारे खर्चे काट के. यस, करेक्ट. यहां तक बात सब लोग समझ रहे हो ना? यहां तक तो सब कंफर्टेबल है, अपना सिंगल लाइन चल रहा है. ठीक, सेल्स में से हम खर्चे घटाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा. जब प्रॉफिट मिलेगा तो हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं सेल्स के बेसिस पे कि भाई ये प्रॉफिट निकला हमारा, इस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो निकल जाएगा कि प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है. गवर्नमेंट कहती है कि प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है ये मैं ही बता दूंगा, तुम अकाउंट्स मत बनाओ, तुम झमेला मत पालो, तुम बस सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करो. सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते ही जो क्लाइंट है उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी चालू करेगा. गवर्नमेंट एक एस्टिमेटेड खर्चे घटा देगा. जैसे अगर हमने अभी जैसे 8% पढ़ा कल की क्लास में, तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 8% है, इसका मतलब आपकी सेल्स का 92% गवर्नमेंट अपनी तरफ से बिना आपसे पूछे और बिना कोई ऐसा दबाव के, कोई प्रेशर के, फ्री अपनी विल से गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने 100 रुपए कमाए तो आपके 92 रुपीज के लगभग एक्सपेंस हो गए होंगे. करेक्ट. एक तरह से आपको बिना मांगे अलाउंस मिल जा रही है खर्चों की. ये बात समझ में आ रही है? पकड़ पा रहे हो उस बात को? बिना मांगे अलाउंस मिल जा रही है आपको. बिना मांगे अलाउंस मिलने का मतलब ये हुआ कि अब आप अगर मांगना चाहोगे ना तो गवर्नमेंट आपको वापस भगा देगी. गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, किस मुंह से आप मुझे खर्चों का अलाउंस मांगने आए हो? मैंने तो खुद ही आपके बिना बोले आपके सेल्स का 92% मान लिया कि खर्चा हो गया होगा. अब और कोई खर्चे का क्लेम नहीं मिलेगा. ओके, ये बात समझ में आ रही है? लॉजिक सही है गवर्नमेंट का? बोलो दोस्त, तुम्हें क्या लगता है? गवर्नमेंट का लॉजिक सही है कि यार देखो, मैंने तो पहले ही 100 में से 92 रुपए तुम्हें खर्चा दे दिया, हमें मान लिया कि तुम्हारा वो एक्सपेंस हो गया है और वो एक्सपेंस हमने अलाउ कर दिया, उस पर तो हमने टैक्स आपसे मांगा ही नहीं. 8 रुपए हम कह रहे हैं बचा होगा आपको, 8 रुपए पे जो टैक्स बनता है दे दो. अब आप खर्चे का क्लेम करने जाओगे तो क्या बोलेगी गवर्नमेंट? नहीं, अब और कोई क्लेम नहीं मिलेगा. इसका मतलब 44 AD या कोई भी और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन जब आप ऑप्ट इन करते हैं तो
आपको कोई भी और खर्चा क्लेम करने का अधिकार चला जाता है। जो भी खर्चे हैं आपके, वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि इतना % होगा आपके सेल का। करेक्ट? सो व्हेन यू आर चूजिंग 44AD, गवर्नमेंट इज गिविंग यू अ बेनिफिट, and in return you are giving away your right to claim expenses against that income। बोलो भाई, ये बात जम रही है? समझ में आ रही है भाइयों बहनों मित्रों? यस, ओके। चलो सर, अगेन मैं ये कह रहा हूं कौस्तव कि गवर्नमेंट जब तुम्हें ये बेनिफिट दे रही है कि यार चलो तुम अकाउंट्स मत बनाओ, हमें कुछ प्रूफ मत करो, हम अपने आप ही मान लेंगे कि तुम्हारा 92% खर्चा हो गया था, तो ये बेनिफिट है ना तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने, तुम्हें कोई गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं करनी कि ये खर्चा सही है ये खर्चा गलत है, वो अपने आप ही मान ले रहा है। वो कह रहा है ठीक है 8% का मार्जिन इज ओके, तुम्हारा 8% का मार्जिन है, मान लिया, भूल जाओ खर्चों को। तुम्हें फ्री कर रही है ना गवर्नमेंट, और ये बहुत बड़ी पावर होती है एसएससी के हाथ में। कल को पता है 44AD वाले के पास अगर कोई इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो वो बोलेगा भाई मैं तो 44AD में रिटर्न भरता था, ये देखो मैंने सब कुछ डिस्क्लोज किया हुआ है, मैंने तो अपनी सेल्स पूरी डिस्क्लोज कर दी जो गवर्नमेंट ने मेरे से मांगी, उसके बाद मैंने तो खर्चा क्लेम ही नहीं किया, गवर्नमेंट बोल रही थी ना कि 92% खर्चा है। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, बहुत ही जोरदार केस है ये, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल केस, मतलब इसका अमाउंट बहुत इररिलेवेंट था, बहुत अच्छा केस है। सो देयर वाज दिस गाय हु टुक, क्या करता था वो, एक कस्बे के पास रहता था, बहुत छोटे से गांव का, जंगल के पास बसे हुए कस्बे होते हैं, वहां रहता था, वहां के उसके पास वाले गांव में रहता था। वो कस्बे में जाता था और वहां के जो लोग थे ना उनसे बोलता था कि गांव से छोटी छोटी लकड़ियां काट के लाओ, ठीक है। वो लकड़ियां उनसे कटवाता था, उनसे पॉलिश करवाता था बकायदा लकड़ियों को, कि एक एक लकड़ी जो है वो बड़ी पॉश सी एकदम लगे कि एकदम बिल्कुल कट के आई है, बिल्कुल बढ़िया शेप में प्रेजेंटेशन। उन लकड़ियों को ले जाके वो सेल करता था ऑनलाइन विदेशियों को, कि वो यूरोप में और ये सब नहीं, वो जहाँ पे ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे वो एक फायर प्लेस होता है, तो फायर प्लेस की लकड़ियाँ चाहिए, तो नॉर्मल लकड़ियाँ तो ऐसे कहीं भी मिल जाएंगी, वो पूरी ब्रांडेड लकड़ियाँ देता था। समझ रहे हो? बड़ा सही धंधा था। मार्जिन कितने की होगी तुम सोच सकते हो? प्रॉफिट मार्जिन थी उसकी 300% की, 300%। अगर वो मान लो वो एक लकड़ियों का गट्ठर जो वो ऑनलाइन सेल कर रहा है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये में, इंडियन रुपीज़ के आसपास का कोई फिगर था, और वो बाई करता था बहुत, मतलब कुछ 300% मैंने कम बोल दिया, उसने शायद 50-60 रुपये में बाई करता था। वो एक गट्ठर का जो प्राइस वो देता था, ये सारा पॉलिश कराने का और ये करने का, तो 50 रुपये की कॉस्ट पे 500 रुपये का सामान बेच रहा है। मतलब मैं तो परसेंटेज भूल ही जाऊँ, मैंने गलती से 300% बोल दिया, इतना मार्जिन है कि मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। 450 डिवाइडेड बाई 500, मतलब कॉस्ट का परसेंटेज तो भूल ही जाओ, प्रॉफिट का परसेंटेज तो मतलब अनाप शनाप है। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका मार्जिन तो बहुत ज़्यादा है, छोटा व्यापारी है, अभी बहुत बड़ा व्यापार नहीं है उसका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे था, उसने 44AD का रिटर्न भर दिया। वैसे उस जमाने की जो मैं केस की बात बता रहा हूँ, दिस इज एन एक्चुअल केस, तो उस जमाने में इसका टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की लिमिट थी, उसके थोड़ा कम आसपास था, 80-90 लाख का टर्नओवर था, और इन्होंने 44AD में रिटर्न भरा हुआ था। अब इनके बैंक में धुआंधार पैसे आ रहे हैं, भाई पैसे कमा रहे हैं आदमी, और पैसों को अनाप शनाप चीज़ों में उड़ा रहा था, लग्जरी आइटम एकदम, मतलब अपने गांव के घर में इन्होंने स्विमिंग पूल, प्रॉपर हीटेड स्विमिंग पूल बनवा लिया था, और लग्जरी गाड़ियां लेके गांव में घूमता था, सबकी नज़र पड़ती थी। तो लोगों को लगता था कुछ गलत धंधा करता है, उसके अगेंस्ट FIR हुई, सब हुई, वो बातें चलते चलते उनके इनकम टैक्स अधिकारी तक पहुंची, क्योंकि वो छोटे से गाँव का, वो जब रिटर्न जा रहा है और वहाँ पर इतना सारा पैसा दिख रहा है तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो उन्होंने शक के बिना पे एक नोटिस भेजी उनको, ऑडिट की नोटिस, स्क्रूटनी नोटिस कह सकते हो आप। जब स्क्रूटनी नोटिस आई तो वो भाई साहब गए एसएससी ऑफिसर के पास, उन्होंने कहा सर क्या स्क्रूटनी करना चाहते हैं? बोला मैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनाइज करना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर चेक कर लीजिए, मैंने तो अपनी सेल्स की डेटा दी थी, और मेरे बैंक अकाउंट में मेरा जो भी पैसा आया है, मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट ही है ना सेविंग का, वो भी मान लो कि मेरी सेल्स है, सब मान लो, मैं तो इतना दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। मेरे बैंक में सर जो भी पैसा आया है आप स्क्रूटनाइज कर लीजिए, सब मेरी सेल है, मैं कह रहा हूं मेरी इनकम है।
तो उन्होंने कहा कि सर अच्छा क्या बिजनेस है, तो बिजनेस बताया इन्होंने, तो पागल ही हो गया इनकम टैक्स ऑफिसर सुन के, इतनी ज़बरदस्त मार्जिन, बाप रे बाप। तो उसने कहा कि भाई तब तो तुम्हारा मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा तो गजब टैक्स बनना चाहिए। तो उसने कहा सर कैसा टैक्स, किस चीज़ का टैक्स, मेरा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, 8% तो गवर्नमेंट बोल रही है मेरा मार्जिन है, अब आप उसमें क्या कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब वो केस असेसिंग ऑफिसर ने बड़ी कोशिश करी केस बनाने की उनके अगेंस्ट कि इन्होंने इनकम छुपाने की कोशिश की है, ये है वो है, इनका कोई खर्चा नहीं है, ये महंगी घड़ियाँ खरीदते हैं, वो रोलेक्स की घड़ी पहन के घूमता था। अब क्या हुआ कि जब ये मैटर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ना इनकम टैक्स के ऊपर, सीआईटी अपील्स ने इस मैटर को खत्म कर दिया। उसने असेसिंग ऑफिसर को डांट लगाई कि तुम पागल हो गए हो, वो आदमी एसएससी जो है वो 44 एडी ऑप्ट कर रहा है, तो उसके आगे तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम उसका सेल्स पूछ सकते थे मैक्सिमम, उसके लिए तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं थी, एक नोटिस देके बैंक स्टेटमेंट मंगा लेते बैंक से, तुम्हें तो क्लाइंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं थी। बैंक से स्टेटमेंट आया, इतनी रसीट है, इन्होंने इतना टर्नओवर डिक्लेयर किया है, रसीट और टर्नओवर में क्या डिफरेंस है भाई? यही ना कि कुछ रसीट्स हैं जो टर्नओवर नहीं होंगी, लेकिन अगर बंदा सीधे सीधे बैंक का स्टेटमेंट उठाता है, जितना क्रेडिट है उसका टोटल लगा के उसको टर्नओवर बोल देता है। अब असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? वो बोला इससे ज्यादा पैसा तो आया ही नहीं इसके पास, कैश में पैसा आ रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तुमने नोटिस क्यों भेजी? मतलब बड़ी डांट लगाई थी। ये छोटा सा एक केस आया था, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। तो दिस इज द पावर ऑफ 44 एडी। सर सबको फायदा देता है, 44 एडी बहुत अच्छा सेक्शन है, सबको फायदा देता है। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ये पावर है एक तरह से समझो, ठीक है। अभी देखो, जब ये पावर तुमको गवर्नमेंट दे रही है तो उसके बदले कुछ तो लेगी, फ्री में तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो पावर तुमको देती है तो उसके बदले तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो राइट है कि तुमने अगर कोई बिजनेस किया है, उसमें सेल्स हुई है, तो उसके अगेंस्ट अगर जो जेन्युइन खर्चे हुए हैं उसको क्लेम कर सकते हो तुम इनकम टैक्स में अपना रिटर्न भरते समय। वो राइट तुम्हारा गवर्नमेंट ले लेती है कि हम पावर दे रहे हैं तो हम राइट ले रहे हैं। अब जब हमने राइट ले लिया तो अब और कोई खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते, सीधी बात। अगर आप 44 एडी में ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है, चाहे वो भले ही डेप्रिसिएशन क्यों ना हो, कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है, कुछ नहीं। सीधे सेल्स लिखो, सेल्स का परसेंटेज प्रॉफिट आया, प्रॉफिट तुम्हारी इनकम हो गई, उस इनकम पे जो टैक्स बनता है दे दो, खाली हो जाओ, काम खत्म। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 44 एडी विच इज फॉर बिजनेस। सारे बिजनेस में लगता है, ये कोई भी बिजनेसमैन इसको यूज कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ की प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है। बिजनेस है तो आप 44 एडी यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट कौन सा बिजनेस? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। 44 एडी किसके ऊपर अप्लाई होता है? सबसे पहली बात, रेसिडेंट होना चाहिए दोस्त, विदेशियों को ये सब सेक्शन नहीं मिलता। देश के छोटे व्यापारियों को हेल्प करने के लिए सेक्शन बनाया गया है, विदेशियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। यू शुड बी अ रेसिडेंट। रेसिडेंट के बाद सारे रेसिडेंट्स को नहीं मिलेगा, किसको किसको मिलेगा? आम इंसान को, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, जो आम आदमी बड़ा काम नहीं कर रहा, छोटी छोटी खुशियां है जिंदगी की, 4 किलो चीनी बेच रहा है, खुश है वो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, बस, कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई एलएलपी नहीं, किसी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेसिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट कंडीशन, कहाँ गया यार? सेकंड कंडीशन ये रहा कि सेकंड कंडीशन तो खैर हमने पढ़ ली थी कि एनी बिजनेस, किसी बिजनेस को भी मिलेगा एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के लिए अगला सेक्शन है 44 ए। ठीक, टोटल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आप तो बड़े आदमी हैं, आपको पैसों की कौन सी चिंता, आप एक अकाउंटेंट रखो, अच्छे से अकाउंटिंग कराओ, सीए साहब से ऑडिट करा के हमें रिटर्न भर दो, तुम्हें 44 एडी की जरूरत ही नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर गया तो आप 44 एडी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन किसके लिए है? सारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए नहीं, सिर्फ 44 एडी के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ठीक, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसके ऊपर 44 एडी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके लिए अलग सेक्शन है 44 एडीए। फिर अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज वाला आदमी है, इनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिलेगा ही नहीं। कोई एजेंट है, उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिलेगा ही नहीं। इन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं है।
1 करोड़ होगा तो भी ऑडिट करवाना ही पड़ेगा ना? नहीं दीपक, ऑडिट की जो लिमिट जिस सेक्शन में बताई गई है 44A(b) में, उस सेक्शन से ज्यादा पावरफुल है सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD सुपरसीड्स सेक्शन 44AB। कोई भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन ऑडिट वाले सेक्शन से ऊपर ज्यादा पावरफुल है। जब आप एग्जैक्ट बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा। उसकी लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज जो है ना, उसमें लिखा ही ऐसे है कि ये सेक्शन जो है वो बाकी सारे सेक्शंस के ऊपर प्रिवेल करता है। ठीक है, ये सब एक्चुअली आपको फाइनल में मिलेगा। डीप नॉलेज थोड़ी लॉ की, जब बेयर एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा तब मजा आएगा। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हो यश? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स सिलेबस। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, आपको स्टार्टिंग के जो बिजनेसमैन मिलते हैं, जो क्लाइंट्स मिलते हैं, वो पहले 44AD वाले ही मिलेंगे तुमको, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले। तो तुमको एक तरह से ये इसका टेस्ट ले लेके ना तुमको आम जैसे जीवन के लिए तैयार कर दिया जाता है कि चलो उतर जाओ फील्ड में। सो दैट्स वाई इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन और इस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और इसलिए मैं इतना टाइम लेके भी पढ़ा रहा हूँ इन सेक्शंस को। नहीं तो बाकी सेक्शंस कैसा फटफट से पढ़ के हम लोग आगे बढ़ गए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहेगी कि 8% आपके टर्नओवर का आपका प्रॉफिट है। और तो और अगर आप सारा का सारा पैसा पक्के से ले रहे हैं, डिजिटल मोड से या अकाउंट पे ही चेक से, तो 6% आपके सेल्स का आपका प्रॉफिट माना जाएगा, 2% का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक, कुछ चीजें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर एसएससी चाहे तो वॉलंटरली हायर इनकम डिक्लेयर कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि आपका प्रॉफिट 8% है, और आप कहोगे कि नहीं नहीं सर इतना कम थोड़ी कमाते हैं हम, हमारा प्रॉफिट तो कम से कम 25% है। गवर्नमेंट बोलेगी कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप 25% बोल रहे हो, आई अग्री, मैं तो आपका मर्जी कह रहा हूँ, मैं तो 8% मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप कह रहे हो तो ले लो 25%। मैंने खुद कई इनकम टैक्स रिटर्न्स में, जिसमें 44AD में रिटर्न जाता था, 100% तक का भी प्रॉफिट क्लेम किया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट का कहना था कि सर मुझे पूरी इनकम डिक्लेयर करनी है, नहीं तो मेरी इनकम कम आ रही है, लोन लेने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा ठीक है करो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा रिटर्न है, कौन सी मेरी जिम्मेदारी। मैंने तो हेल्प की है बस टेक्निकली, आपने जो बोला मैंने फिगर लिख दिया। तो अगर उसने बोला कि भैया 4,85,000 रुपये का मेरा इनकम टर्नओवर है, बैंक में पूरे पैसे इतने ही आए हैं मेरे पास, मैंने पूरा का पूरा इनकम डिक्लेयर कर दिया, 44AD में 100% इनकम डिक्लेयर हो गई। गवर्नमेंट मिनिमम 8%, ना मिनिमम क्या मैं कहूँ कि हाँ मिनिमम ही समझो कि 8% तक आई कैन अग्री, बाकी आपकी जो मर्जी होता है लिख दो। अगला पॉइंट, ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38, वो जितना भी तुमने पढ़ा था, रिपेयर, मेंटेनेंस और वो दुनिया भर का डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 और ये सब, कुछ भी मान लिया जाएगा कि ये सब ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, एंड नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड अंडर दीज सेक्शंस। इवन अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर जो है, एक सेकेंड, सैलरी इंटरेस्ट टू पार्टनरशिप, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, ये दो अलग अलग पार्ट है, यहाँ कॉमा लगाना चाहिए था मुझे। ठीक है, पार्टनर की सैलरी वाला जो पार्ट है इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। पार्टनर की सैलरी पे कोई, अगर आपने 44AD लिया है तो, और लेट मी हाईलाइट डिफरेंट कलर, इंटरेस्ट टू पार्टनर अलाउ होता है। ठीक है भाई, पार्टनर्स ने कैपिटल तो लगाया है, वो तो पक्के में है, दिख रहा है, पार्टनर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। 44AD का पूरा पर्पस क्या था कि इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो करना नहीं पड़ता, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कैपिटल आपने पक्के में लगाया है, वो बुक्स में दिख रहा है, उस पर ब्याज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स अलाउ हो जाएगा। नहीं यार, इंटरेस्ट टू पार्टनर नहीं अलाउ होता है, कैसे लिखा है ये, कुछ गड़बड़ लिखा है मेरे ख्याल से, मेरे को याद है इंटरेस्ट टू पार्टनर नहीं अलाउ होता है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक, अच्छा ओके, ये सेंटेंस का फ्रेमिंग थोड़ा ऐसा किया है इसने, मेरे को ये सेंटेंस का फ्रेमिंग चेंज करना पड़ेगा, मैंने सिंपल लिखवाया था यार, टाइप पर करने में इसने गलती कर दी। इसको मैं कट करके सिंपल से ही लिख देता हूँ, अलग से कट करो, फालतू का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा सबके मन में। रुक जाओ, लेट मी जस्ट वाइप इट आउट, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, अभी तो ये इमेज फॉर्म में है तो इसको ऐसे ही डिलीट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट नोट्स में इसको डिलीट कर दूंगा. Okay, let me write it in a simple language. All deduction under section 38 including depreciation and amounts of depreciation are deemed to have been already allowed and no further deductions under this section. This section. Not even salary and interest to partners. ठीक, सिंपल, कुछ भी अलाउ नहीं होगा. चलो नेक्स्ट पॉइंट, द रिटन डाउन वैल्यू. ये ठीक है ना, ये पॉइंट्स क्लियर हैं दोनों. आप चाहो तो अपने आईटीआर में 44AD जब क्लेम करोगे तो जितना चाहे उतना प्रॉफिट दिखा सकते हो. गवर्नमेंट कह रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 8% से कम नहीं दिखा सकते. बस मिनिमम तुमको 8% तो दिखाना ही दिखाना है, उससे कम हम नहीं अलाउ करेंगे. ज्यादा तुम्हें दिखाना है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो दिखाओ. ठीक. दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपने 44AD क्लेम कर लिया तो कोई भी खर्चे का क्लेम नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन का भी क्लेम नहीं मिलेगा, ये जो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता है ये भी नहीं क्लेम मिलेगा, और सैलरी देते हो अपने पार्टनर को, इंटरेस्ट देते हो अपने पार्टनर को, ये भी क्लेम नहीं मिलेगा. कुछ नहीं मिलेगा, सीधी बात, नो क्लेम. 2 वर्ड्स में लिखूं, नो क्लेम. किसी भी खर्चे का कोई क्लेम नहीं मिलता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेने के बाद. ओके, डन. अब आ जाओ. The written down value is calculated where necessary as if depreciation is applicable has been allowed. देखो ये बात क्यों बोल रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा है. अभी इसने बोला कि कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन बोल रहा है कि WDV हम कैलकुलेट करते समय ये मानेंगे कि as if depreciation as applicable has been allowed. ये कह रहा है, इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो आप 4 साल 5 साल से 44AD में थे, राइट. आपने 44AD क्लेम करा, कोई डेप्रिसिएशन का खर्चा क्लेम नहीं करा, गवर्नमेंट ने जितना प्रॉफिट का परसेंटेज बोला आपने बोला जी भैया ये सही है, करेक्ट. लेकिन जब आप 44AD से बाहर निकलेंगे, आपका टर्नओवर बिजनेस बड़ा हो गया, टर्नओवर 3 करोड़ 4 करोड़ हो गया, अब आप 44AD क्लेम नहीं कर सकते. अब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा किसी CA से जाके. जब वो CA टैक्स ऑडिट करने बैठेगा, आपके अकाउंट्स को बनाएगा, जब डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री आपको सजेस्ट करेगा कि सर ये डिप्रिसिएशन इतने का पड़ना चाहिए, तो डिप्रिसिएशन के लिए WDV जब वो निकालेगा तो 5 साल पहले लेट्स से कि आपका एसेट 1 लाख का था, ठीक है, और उसमें 10,000 की डिप्रिसिएशन बनती थी, लेकिन चूंकि आपने 44AD क्लेम करा था तो ये पहला साल इसमें आपने 10,000 की डिप्रिसिएशन नहीं ली, क्लेम नहीं करी, मगर हुई. दूसरे साल फिर 10,000 की डिप्रिसिएशन हुई, तीसरे साल फिर 10,000 की डिप्रिसिएशन हुई, चौथे साल फिर 10,000 की डिप्रिसिएशन हुई, ठीक, और ये 5वें साल फिर 10,000 की डिप्रिसिएशन हुई. अब वो 6वें साल की जब ऑडिट करने जा रहा है तो वो इस एसेट की वैल्यू इस बुक्स में क्या लेगा? क्या वो यहाँ 1 लाख लिखेगा? नहीं. ये पॉइंट बस इतनी सी बात कह रहा है. ये पॉइंट कह रहा है कि भले ही आपको 44AD के टाइम में इन सारे खर्चों की डिप्रिसिएशन ना क्लेम दी गई हो, लेकिन ये आप अज्यूम कर लीजिए कि आपको ये क्लेम मिला था, क्योंकि जब हमने बोला 8% या 6%, जो भी परसेंटेज लग रहा है आपके ऊपर, जब हमने ये परसेंटेज बोला तो हमने ये मान लिया कि इस परसेंटेज में सारे खर्चों का क्लेम मिल गया. डिप्रिसिएशन भी हो गया, परचेजेस भी हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, जो भी तुम खर्चा सोच सकते हो, सारे खर्चों का क्लेम मिल चुका है. ठीक. तो अब इस एसेट की वैल्यू क्या होगी? इस एसेट की वैल्यू होगी 1 लाख माइनस 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 5 टाइम्स, यानी 1 लाख माइनस 50,000. एसेट की वैल्यू अब वो बुक्स में लिखेगा 6th ईयर में 50,000, और फिर इस पे जो भी 10% डिप्रिसिएशन बनता है, 500 5,000 जो भी अपना बनता है ले लेगा. ये मैंने एक मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है. 10,000 इक्वल तो नहीं होना चाहिए, डिप्रिसिएशन घटता हुआ होना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ इजी सिंप्लिसिटी मैंने इसको ऐसे कर दिया है. आई होप यू गेट द पॉइंट. ठीक है. डिप्रिसिएशन का क्लेम भले ना मिले, हम उसको मान लेंगे कि हमें क्लेम मिला है, और जब अगले साल जब भी हमें ऑडिट कराना होगा तब हम जब WDV कैलकुलेट करेंगे तो हम सारी डिप्रिसिएशन घटा के कैलकुलेट करेंगे. ओके. यस. आगे बढ़े. अब बोलो, कौन बताएगा मुझे कि सेक्शन 40 और 40A क्या था? क्या हमने पढ़ा है ये सेक्शन?
बताना ज़रा। 40 40 एंड 43B, कम से कम 43B तो तुम्हें याद रहना चाहिए। 40 40 एक बार भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। याद है 43B क्या कहता था? 43B बता दो यार, कोई तो बता दो। अब एग्जाम आने वाले 1 महीने में तुम्हारे, अभी अभी पढ़ा है तुमने, पीजीबीपी खत्म भी नहीं हुआ अभी तो। कैश बेसिस पे डिडक्शन, यस, यानी कि अगर आपने कैश में कोई खर्चा किया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। देयर वाज अ लॉ अबाउट इट। पर क्या बोलता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? अगर हमारी शरण में आ गए हो तो अगर हमने अलाउंसेस अज्यूम कर ली हैं तो डिस अलाउंसेस भी अज्यूम कर ली हैं, फिर आपका कोई कैश खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। करो दबा के कैश खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता इनकम टैक्स ऑफिसर कि बोले कि हाँ भाई आपकी बात सही है और हमने 92% खर्चा क्लेम किया है, 8% आपका प्रॉफिट है, आपने प्रिजम्पटिव किया है, लेकिन आपने ये खर्चा कैश में कर दिया, तो जितना आपने कैश में कर दिया उसको हम ऐड बैक कर देंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ा देंगे। नहीं, असेसिंग ऑफिसर ये नहीं कर सकता। ये पावर है आपके पास, ये पावर और ये प्रोटेक्शन आपको कौन देता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन। ठीक, हम अज्यूम्ड कर लेंगे कि जितनी भी इन सेक्शंस में डिसअलाउंसेस होती थी, जब हमने एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करी 8% की या 6% की, तो इनको हमने कंसिडर कर लिया। दे हैव बीन कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड इनकम एट 8% और 6%। डन? ओके, चलो अब अगला पॉइंट जो है वो बात करता है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स इज अ टॉपिक दैट यू हैव नॉट येट रेड, तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगा एडवांस टैक्स का, और जब हम बाद में ये सब खत्म करने के बाद एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये सारी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट आधे घंटे के, इनको वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो एडवांस टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी साल में 10,000 से ज़्यादा की बनती है तो आप ऐसा करिए कि एक बार में ज़्यादा पैसे देने से बेहतर है कि आप हमें जैसे ही पैसा कमा रहे हैं, कमाते के साथ के साथ देते जाइए। इससे ये होगा कि आपके ऊपर एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक समस्या क्या आ रही थी कि भाई साल के अंत में अचानक से इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता था। आपकी साल भर की इनकम का आप सोचें, अगर ईमानदारी से जो आदमी टैक्स दे रहा है तो 30% या 25% तो बन ही जाता है ऑन एन एवरेज। 25% आपकी साल भर की कमाई का एक साथ आपकी जेब में होता है क्या? हमेशा नहीं होता है ना। आपके प्रॉफिट का 25% टैक्स बनता है ऑन एन एवरेज। 25% आप जेब में लेके तो नहीं घूमते हो, कहीं खर्चा कर दिया, ईएमआई दे दी, घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, एक साथ बढ़ जाएगा तो क्या करोगे? तुम फंस जाओगे, फिर तुम हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे सबके सामने, कोई लोन दे दे, कोई ये करे, लेट करोगे रिटर्न भरने में, कह रहे डिले करो यार अभी पैसे नहीं है, जब लास्ट डेट आएगी तब देखा जाएगा। इन चीज़ों से गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया कि देखो, अगर तुम्हारा अमाउंट टैक्स का बड़ा आ रहा है तो तुम एक बार में मत दो, हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें ये टैक्स जो है एडवांस में हमें देना पड़ेगा। एडवांस का मतलब क्या हुआ? let me add a slide here, very small slide, just a second, new slide, okay। एडवांस का मतलब क्या हुआ देखो, so let's say this is your previous year, right? टाइमलाइन है ये, इसमें आप पैसे कमा रहे हो, then this is your the next year, this is your assessment year, जिसमें तुम पैसों का हिसाब दे रहे हो, एंड एट सम पॉइंट एट सम डेट आप टैक्स पे कर देते हो। टैक्स पेड सारा एक साथ करते हो नॉर्मली, एंड दिस इज व्हाट इनकम अर्न्ड। तो यानी कि जो नॉर्मल रूल है वो क्या है? पहले इनकम कमाओ फिर टैक्स पे कर दो। एडवांस टैक्स क्या बोलता है? एडवांस टैक्स बोलता है कि ये है आपका प्रीवियस ईयर, आप यहां पे इनकम कमा रहे हो, वेट मत करो साल के खत्म होने का, जैसे जैसे इनकम कमाते जाओ। ओ जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक द बैटरी इज ऑन दो, आई थिंक ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, just give me 1 second guys, I think there's some battery problem with the laptop. Just a second.
चलो अभी बताओ कहाँ से, कौन से पॉइंट से प्रॉब्लम थी। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज ओके, उसके आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 खत्म हुआ था नहीं हुआ था? पॉइंट नंबर 4 तक ऑल ओके? पॉइंट नंबर 4 रिपीट करें? ओके चलो पॉइंट नंबर 4 रिपीट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि गवर्नमेंट जब आपका प्रॉफिट अज्यूम करती है कि 8% है, ठीक है, तो वो ये भी अज्यूम करती है साथ में कि हमने जितने भी खर्चे अलाउ किए थे आपको, जो भी क्लेम आप ले सकते थे, वो सब अलाउ कर चुके हैं हम। और ये भी अज्यूम करती है कि जो जो डिसअलाउंसेस मिलनी चाहिए थी वो भी डिसअलाउंस हमने कैलकुलेट कर ली है ये 8% तक आने में। तो आपका कोई भी अलाउंस नहीं क्लेम होगा, ना ही कोई डिसअलाउंस क्लेम होगा। डिसअलाउंस का मतलब क्या होता है, जैसे 43B का हमने एग्जांपल देखा कि 43B में क्या होता था कि अगर आपने कोई खर्चा कैश में कर दिया तो वो डिसअलाउ हो जाता था। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं नहीं, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी डिसअलाउ नहीं करेंगे, कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, सीधी बात रखेंगे, बस आपका 100 रुपया सेल्स हुआ तो 8 रुपये प्रॉफिट होगा, एज सिंपल एज दैट। हम उसमें कोई भी प्लस माइनस अब नहीं करेंगे, दैट्स फाइनल। ओके, अभी सही है? पॉइंट नंबर 4 समझ में आ रहा है कौस्तव? ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5 वाज टॉकिंग अबाउट एडवांस टैक्स। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस टैक्स की। एक ब्रीफ इंट्रो मैं दूंगा आपको। एडवांस टैक्स एक फुल फ्लेज टॉपिक है आपके कोर्स में, तो हम जब उस पर आएंगे लास्ट में तो मुश्किल से आई थिंक आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे 15 मिनट का। तो उसके आधे घंटे में हम 15 मिनट में जो भी टाइम है उसमें हम पूरा रूल्स जितने भी एडवांस टैक्स से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एडवांस टैक्स का क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप पहले प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हो और फिर उसके नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो, करेक्ट? पहले पैसे कमाए फिर टैक्स दिया। इन एडवांस टैक्स व्हाट हैपेंस इज, इन एडवांस टैक्स व्हाट हैपेंस इज कि गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुमने प्रीवियस ईयर में पैसे कमाने चालू कर दिए, अब ऐसा करो इसी प्रीवियस ईयर में थोड़े थोड़े पैसे हमें टैक्स के तौर पे देते रहो। जिन ये सारे पैसे जब तुम लास्ट में रिटर्न भरोगे ना, जब तुम रिटर्न भरने आओगे तो ये सारे पैसों को हम एक साथ एडवांस टैक्स का क्रेडिट आपको दे देंगे। एडवांस टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब आपको वहां पे एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप थोड़े थोड़े करके जब कमा रहे हो तभी साथ के साथ देते जाओ। भाई जब आप कमा रहे हो तो आपके हाथ में पैसे हैं, आपके हाथ में पैसे हैं तो आप उस समय खर्चा करने में आप तकलीफ नहीं करोगे। तो जैसे जैसे कमा रहे हो वैसे वैसे जमा करते जाओ, जब साल के अंत में रिटर्न भरोगे तो हम एडवांस टैक्स का आपको क्रेडिट दे देंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक सब समझ में आ रहा है? बोलो भाई, रिपीट अगेन। ओके, जब आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो, जब आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो तो आप पहले एक साल में इनकम कमाते हो, उसके नेक्स्ट ईयर में उसका टैक्स पे करते हो, करेक्ट? यस, यही होता है ना भाई। फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है मान लो 22-23, अप्रैल 22 से मार्च 23 तक ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। आप अप्रैल 22 से मार्च 23 तक जितना भी पैसा कमाओगे उसका हिसाब कब दोगे? मान लो अगर आप ऑडिट वाला केस नहीं है तो जुलाई 23, करेक्ट? यानी अगले साल। अप्रैल से मार्च एक साल हुआ, फिर नेक्स्ट जुलाई कब आएगा? अगले साल आएगा। तो आपने इस साल पैसे कमाए, अगले साल टैक्स दिया, ये नॉर्मल टैक्स है। एडवांस टैक्स क्या कहता है कि इस साल पैसे कमा रहे हो, इसी साल हमें देते जाओ, और जो तुम एडवांस टैक्स के नाम पे हमें देते जाओगे, साल के अंत में हम वो सारे पैसे का हिसाब लिख के तुम्हें एडवांस टैक्स का क्रेडिट दे देंगे। तो जब तुम टैक्स पे करने जाओगे, फाइनल आईटीआर के समय आता है ना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बन रही है, उस समय तुमको नहीं पे करना पड़ेगा। जैसे टीडीएस नहीं कट जाता है पहले ही, आप जब पैसे कमा रहे हो हाथ के हाथ टैक्स कट जा रहा है, और बाद में आप जब साल के अंत में रिटर्न भरते हो तो वो जो टीडीएस कटा है उसका क्लेम लेते हो कि नहीं लेते हो? वैसे ही एडवांस टैक्स का भी क्लेम मिल जाएगा आपको।
ठीक, यहां तक ओके है। तो गवर्नमेंट ने ना 4 डेट्स बनाई कि देखो भाई, अप्रैल से लेके जून तक ये साल का पहला क्वार्टर खत्म होता है। अप्रैल मई जून 3 महीने खत्म हो गए। आप अप्रैल मई जून की जो भी आपने 3 महीने में कमाई करी, 15 दिन में उसका एक एस्टिमेट निकाल लो और उसके हिसाब से साल भर की कितनी कमाई होनी चाहिए उसका एस्टिमेट निकाल लो। ये सब करने के बाद तुम देखो कि तुम्हारा साल भर में कितना टैक्स बनता है, उसका 15% हमें जमा कर दो। कब तक? 15 जुलाई तक। 15 दिन का समय गवर्नमेंट देती है और बोलती है कि 15% आप पहले इंस्टॉलमेंट में अपने टोटल एनुअल टैक्स का जमा कर दीजिए। ये एस्टिमेट होता है, ये 15% भी एक्यूरेट नहीं होता। आपने जो टैक्स एस्टिमेट किया है पूरे साल का वो भी एक्यूरेट नहीं होता। गवर्नमेंट कहती भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, उस पर अपन बाद में आएंगे जब एडवांस टैक्स पढ़ेंगे तो। लेकिन मोटा मोटा समझ लो कि आपके साल भर की लायबिलिटी का 15% टैक्स अप्रैल से जून का क्वार्टर बीतते ही 15 जुलाई तक गवर्नमेंट को देना होता है। दिस इज फॉर द सेम ईयर। अगले साल फिर अगला क्वार्टर कौन सा होगा? जून बीत गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर तक आप 45% दे दीजिए, 45% दे दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये सितंबर खत्म हुआ, 15 अक्टूबर तक दे दीजिए हमें ये। ठीक, जुलाई से सितंबर के पीरियड में आपने कुछ पैसे कमाए होंगे तो अपने पूरे टैक्स का 45% तक यहाँ पे दे दीजिए। 45% तक का मतलब क्या हुआ कि आपने 15% तो यही दे दिया था, यानी आपको एक्स्ट्रा कितना देना है यहाँ पे? बस 30%। टोटल आपका 45% आना चाहिए। आपकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी का 45% तक जुलाई से सितंबर के क्वार्टर के बाद 15 अक्टूबर में जमा हो जाना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आई? यस। फिर अगला क्वार्टर आता है, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर आया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज द थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर। यहां तक आते आते आपकी 75% कंप्लीट हो जानी चाहिए टैक्स लायबिलिटी। और ये कब तक जमा करेंगे आप? अगले महीने की 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक। फिर क्या होगा? फिर आएगा जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी साल का आखिरी क्वार्टर। साल के सारे दिन भाई साहब खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो आप अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 100% तक जमा कर दीजिए। और ये 100% कब तक जमा हो जाना चाहिए? अब 15 दिन का टाइम नहीं मिलेगा, 31 मार्च 2000, जो भी फाइनेंशियल ईयर, मेरे को ये नहीं लिखना चाहिए था, ईयर नहीं लिखना चाहिए था, कहाँ गया, 50 ऐसे लिख देते हैं। 31 मार्च तक साल खत्म हुआ तो तुम्हारे हिसाब से जो भी हिसाब बनता है एक एस्टिमेट निकालना, उस पर जो भी टैक्स बनता है उसका एस्टिमेट निकालना और कोशिश करना कि 31 मार्च तक पूरा का पूरा जमा कर दो। तभी हम इसको क्या मानेंगे? एडवांस टैक्स मानेंगे। तभी हम इसको एडवांस टैक्स मानेंगे। एडवांस टैक्स में एडवांस का मतलब ही यही है कि आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्स जमा कर दे रहे हो। अगर 31 मार्च बीत गया, आपने 1 अप्रैल को टैक्स जमा करने की कोशिश करी तो पता है क्या होगा? वो नॉर्मल टैक्स बन जाएगा। अब वो एडवांस टैक्स की तरह जमा ही नहीं होगा, आप जमा कर ही नहीं सकते चाह के भी। ठीक, एक बार फिर से रिकैप करें। गवर्नमेंट ने बोला कि यार जिस साल पैसा कमा रहे हो उस साल ही टैक्स देते जाओ, और ऐसा करो कि अप्रैल से जून का क्वार्टर खत्म होगा तब तक अपने एनुअल टैक्स लायबिलिटी का 15% दे देना। कब तक जमा करना है सर? 15 जुलाई तक। जुलाई से सितंबर का क्वार्टर खत्म होगा, 15 अक्टूबर को जमा कर देना 45%। अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर खत्म हुआ, 15 जनवरी तक जमा कर देना 75%। और जनवरी से मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ तो अब जैसे ही खत्म हुआ 31 मार्च तक को तुम्हारा 100% एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। अगर नहीं जमा हुआ तो इंटरेस्ट लगता है। कुछ सेक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, 234A, B, C, उसमें ये इंटरेस्ट लगता है एडवांस टैक्स लेट से जमा करने पे, ना जमा करने पे। करेक्ट। तो अभी गवर्नमेंट ने कितना बर्डन दे दिया। तुम पैसे भी कमा रहे हो साल के साथ, भाई पैसे फ्री में तो मिलते नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए काम करना पड़ता है। तुम काम भी करो अपना, साथ के साथ अपना इनकम भी जोड़ते जाओ हर 3-3 महीने पे। उस पर तुम निकालो कि अच्छा इतनी इनकम अभी हुई है तो साल भर में कितनी इनकम होगी। फिर उसके बाद साल भर की जो कितनी इनकम होगी एस्टिमेटेड, उस पर टैक्स निकालो, उस टैक्स का 15% निकालो, फिर उसको 15 जुलाई तक जमा करो, नहीं तो ब्याज खाओ। बर्डन है कि नहीं है? कितनी जिम्मेदारी डाल दी हमारे कंधों पे, बोलो।
है ना। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने 44 एडी या कोई भी और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम किया है, दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल टू all presumptive taxation sections, all presumptive taxation sections। ऊपर वाला पॉइंट नहीं कह सकते, हालांकि ऊपर वाला पॉइंट भी कह सकते हो, लेकिन वो ये सेक्शन की बात, सेक्शन ऐसे स्पेसिफिकली लिखा है इसलिए नहीं बोल सकते, सेक्शन सिर्फ पीजीबीपी के लिखा है। लेकिन नॉर्मल भी सब में मतलब ऐसा होता है। चलो खैर, मतलब मुद्दे की बात पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि आपको एडवांस टैक्स सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार देना होगा, 15 मार्च को। 15 मार्च आ गया मतलब साल कंप्लीट होने वाला है, साल कंप्लीट होने वाला है मतलब भैया अब तो आपको पता ही है कितना कमाए साल भर में, कुछ आइडिया तो होगा, एस्टिमेट तो होगा। मैं बार बार एस्टिमेट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। एडवांस टैक्स जब भी जमा होता है एस्टिमेटेड इनकम पे जमा होता है। गवर्नमेंट हमें टाइम देती है कि अच्छे से हिसाब कर लो, तुम जून तक का, जुलाई तक का टाइम है तुम्हारे पास, सितंबर तक का टाइम है तुम्हारे पास, खूब अच्छे से हिसाब कर लो, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, तो फाइनल हम उसी को मानेंगे। लेकिन एडवांस टैक्स के लिए तुम सिर्फ एस्टिमेट करो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कह रहे कि तुम सच सच पूरा बता दो, अब देखो तुम्हारे हिसाब से क्या होता है, अपने से समझ के दे दो। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट इन करते हो तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन में आपको रिलीफ दिया जाएगा, और साल में 4 बार टैक्स जमा करने की जगह आपको साल में सिर्फ 1 बार टैक्स जमा करने का मौका दिया जाएगा 15 मार्च को। एक बात और समझ लो, ये पॉइंट तुमको राइट दे रहा है, ड्यूटी नहीं दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि 15 मार्च को जमा कर देना एडवांस टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार जमा करने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको फोर्स कर रहा है कि 15 मार्च को ही जमा करना। अगर आप चाहें तो आप जनवरी में जमा करें, आप चाहें तो आप मई जून हर महीने का सिस्टम बना लें। एडवांस टैक्स किसी को रोकता नहीं है। एडवांस टैक्स का प्रोविजन ये है कि भाई तुम चाहे तो जितने भी इंस्टॉलमेंट में जमा कराओ, तुम्हारी मर्जी। होता है ना, लोग SIP कराते हैं कि भाई मैं हर महीने 5,000 10,000 के SIP कर देता हूँ, 5-10 हज़ार के शेयर्स खरीदते रहता हूँ हर महीने। वैसे ही लोग टैक्स के लिए भी कर सकते हैं चाहे तो, कि हम हर महीने कुछ ना कुछ टैक्स, एक एस्टिमेटेड कुछ ना कुछ अमाउंट, राउंड फिगर जमा करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट मैच ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्टिमेट है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें मिनिमम इतना कंप्लायंस तो चाहिए कि भैया एडवांस टैक्स देखो हमें चाहिए। तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हो तो हमें पूरा ऐसा नहीं छूट दे देंगे कि आप एडवांस टैक्स पे ही ना करो। आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट इन कर रहे हो तो आपको हम एडवांस टैक्स सिर्फ साल में 1 बार जमा करने के लिए फोर्स करेंगे, आपको साल में 4 बार जमा नहीं करना। डन? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ? ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट इन किया, दे विल बी exempted from maintenance of books of accounts। कौन सा सेक्शन बोलता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने को? सेक्शन 44AA। जो भी आदमी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता है, ये भी सब पे एप्लीकेबल है, बता दूं मैं तुम्हें। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कि आपको बुक्स ना बनानी पड़े। सो दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शंस। Next point. A taxpayer whose turnover does not exceed rupees 5 crore may declare an income of less than 8% or 6% of its total sales or gross receipts, and yet will not be required to get the accounts audited if his cash receipts and payments were up to 5% of total receipts and payments respectively। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, बड़ा ही सिंपल है। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट एक बात ये देखो, गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जितना भी टर्नओवर या प्रॉफिट जो है, टर्नओवर बेसिकली आपका जितना भी टर्नओवर कैश में हो रहा है उस पे हम 8% प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। जितना भी पैसा आपके बैंक में आ रहा है उस पे हम 6% प्रॉफिट मानेंगे।
ऐसा होता है ना, जैसे बिजनेस में कुछ पैसा कैश में आता है, कुछ पैसा बैंक में आता है। भाई मैं ही अपनी ऑफिस चलाता हूँ तो मुझे कुछ क्लाइंट्स कैश में फीस दे जाते हैं, कुछ क्लाइंट्स जो है वो प्रॉपर चेक दे के जाते हैं या अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या IMPS करते हैं या जो भी करते हैं, अकाउंट में पैसा आता है। तो जो पैसे कैश में आए उन पे बनेगा 8% प्रॉफिट, जो टर्नओवर कैश में हुआ। मैं यहाँ टर्नओवर लिख दूँ ऐसे करके, टर्नओवर समझ में आ जाएगा। और जो टर्नओवर बैंक में हुआ उस पे 6% प्रॉफिट मानती है गवर्नमेंट। तो क्या बैंक के टर्नओवर से SSC को फायदा है? बताओ, अगर आपका टर्नओवर बैंक में हुआ तो क्या आपको फायदा मिल रहा है? हाँ, गवर्नमेंट आपका 2% प्रॉफिट कम मान रही है ना, तो टैक्स भी कम बनेगा। यस। अब देखो ये स्टेप गवर्नमेंट ने क्यों उठाया, ये एनकरेज करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन बैंक में करो। ठीक है, अब मान लो मैं अपना 60% ट्रांजैक्शन बैंक में करता हूँ, 40% फिर भी मेरा कैश रहता है। भाई क्लाइंट कैश दे रहा है, क्या करूँ मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, आम आदमी ऐसे ही बिजनेस कर रहा है। अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान है सरकार की नज़र में, जिसने इतना बढ़िया काम किया कि सारा का सारा अपना पूरा पक्के से खर्चा, पक्के से इनकम, मान लो किसी का ऑनलाइन बिजनेस है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सामान बेच रहा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सारा उसे पक्के में पैसा आ रहा है, और वो जो पक्के में पैसा बैंक में आ रहा है उससे वो अलीबाबा पे सामान खरीद रहा है, चाइना की साइट है, वहां से जाके सामान खरीद रहा है और अमेजोन पे बेच रहा है। वो सिंपल सा एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है, इसमें सारा बैंक से होता है ट्रांजैक्शन, मतलब कैश कोई खर्चा ही नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट के लिए वो आदमी अच्छा नहीं है? अपनी कोई भी इनकम नहीं छुपा रहा, जो है सब बैंक में है, सब खुल के बता रहा है। उसको तो गवर्नमेंट और एनकरेज करना चाहेगी कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। इनाम के तौर पे ऐसे लोगों को क्या मिलता है कि भाई आम आदमी के लिए 44 AD की लिमिट 2 करोड़ है, तुम्हारे लिए हम वो लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ करते हैं, यानी कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ भी हो जाएगा ना, तो भी आप चाहो तो 44 AD ऑप्ट कर सकते हो। ये बात समझ में आई? गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट दिया, हम आपकी लिमिट 44 AD की 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान 44 AD का बेनिफिट तभी उठा सकता है जब उसका टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो फिर उसको नॉर्मल ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन आप चूंकि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सारा पैसा बैंक में मंगाते हैं, सारा पैसा बैंक से खर्चा करते हैं, तो आप अपना टर्नओवर 5 करोड़ तक जाने पर भी 44 AD का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये तो हुआ कि क्या बेनिफिट मिलता है। अब किसको मिलता है एग्जैक्टली? अगर आपकी टोटल रिसीट के 5% से भी कम आपकी कैश रिसीट्स हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, पर इसके साथ साथ आपकी टोटल पेमेंट्स के 5% से भी कम आपके कैश पेमेंट्स होने चाहिए। ठीक, यानी टोटल रिसीट और पेमेंट के 5% से कम होना चाहिए कैश रिसीट और पेमेंट। ये कैसे कंपेयर करोगे मैं बता दूं, ये प्रॉपर मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है कई बार। आप क्या करोगे, टोटल पहले रिसीट्स निकालोगे, बैंक में कैश में टोटल रिसीट्स कितनी थी, पहले टोटल रिसीट्स निकालो। उसके बाद तुम क्या करो, कैश रिसीट्स निकालो कि भैया कितना पैसा हमारे पास कैश में आया। बैंक में अगर कैश जमा हुआ जो आपका खुद का नहीं है तो फिर उसको भी आप कैश रिसीट मानोगे। मतलब जैसे कोई क्लाइंट ने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो उसको आप ये नहीं मानोगे कि बैंक में पैसा है, उसको कैश में पैसा मान सकते हो। ठीक है, आपको बैंक में पैसा आया मतलब पक्के से पैसा आया, कैश ट्रांजैक्शन नहीं था। टोटल रिसीट्स अपॉन कैश रिसीट्स अपॉन टोटल रिसीट्स करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे। अगर कैश रिसीट्स 5% तक आ रही हैं तो फिर आप यहाँ पे ऐसा ग्रीन चेक कर दो कि चलो ये तो सही है। उसके बाद अगला काम करोगे, अगला काम क्या करना है, टोटल पेमेंट्स उठाना है, पूरे साल में जितनी भी पेमेंट्स करी हैं, फिर देखना है कि इसमें से कैश पेमेंट्स कितनी थी, फिर कैश पेमेंट्स का रेशियो निकालना है। जब वो भी तुम्हारा 5% तक आएगा कि मेरा कैश पेमेंट टोटल पेमेंट का 5% था, तब आप इस पे टिक करोगे। ठीक है, इन दोनों में से एक भी ग्रीन टिक अगर नहीं हुआ, अगर इन दोनों में से एक भी ग्रीन टिक नहीं हुआ तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट आपको तभी मिलता है अगर दोनों ग्रीन टिक होता है, तब डबल टिक होगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा। एक टिक भी मिसिंग है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप में होता है ना कि सिंगल टिक पे तो मतलब आपने डिलीवर कर दिया, पर डबल टिक हुआ तभी मानोगे कि हाँ भाई पहुंच गया। सिंगल टिक सेंट होता है, डबल टिक डिलीवर्ड होता है। वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी।
सिंगल टिक में सेंट होगा, मतलब ठीक है चलो हमने तो एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी। डबल टिक, जब आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तब आप अपने टर्नओवर के 5 करोड़ तक जाने पे भी 44 एडी क्लेम कर सकते हो। एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं है तो आप 44 एडी 2 करोड़ तक ही क्लेम कर सकते हो। ये बात क्लियर हुई? यस, मैं बार बार बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। पता है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कई टीचर्स को मैंने ये बेवकूफ़ी करती देखी है कि वो क्या करते हैं कि टोटल रिसीट को ले लेंगे, देखो वो ऐसा करते हैं, टोटल रिसीट लिया प्लस टोटल पेमेंट किया लिया, ये एक फिगर आ गया मान लो x, फिर क्या करेंगे कैश रिसीट लेंगे, फिर कैश पेमेंट लेंगे, उसको जोड़ देंगे, मान लो ये एक फिगर आ गया y। ये क्या करते हैं ये करते हैं y अपॉन एक्स इंटू 100 और इसको कंपेयर करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, एकदम गलत जवाब आएगा आपका, फंस जाओगे। करना क्या है, बड़ा सिंपल काम करना है, पहले टोटल रिसीट्स ले लो, पहले टोटल रिसीट्स लो, फिर कैश रिसीट्स लो, फिर ये देखो कैश रिसीट टोटल रिसीट के 5% के अंदर है कि नहीं है, फिर देखो टोटल पेमेंट और कैश पेमेंट, कैश पेमेंट क्या टोटल पेमेंट के 5% से कम है कि नहीं है। अगर ये दोनों ही चीज में ग्रीन टिक लग जाता है, दोनों ही काम हो जाता है, हमारी कैश रिसीट जो है वो टोटल रिसीट के 5% से कम है, ओके, हमारे कैश पेमेंट्स हमारे टोटल पेमेंट्स के 5% से कम है, ओके। जब दोनों टिक लग गया इसका मतलब हम अपने टर्नओवर के 5 करोड़ तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, 44 एडी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप 2 करोड़ के ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इज दैट क्लियर सौरभ? बोलो दोस्त, सब चकाचक, समझ में आ रहा है सबको? सो तो नहीं गए? ओके, यस यस यस, फाइन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट देन। इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर लोअर इनकम? इतने सारे 44 एडी के फायदे सुनने के बाद भी कुछ व्यापारियों के मन में आया कि यार 8% तो ज़्यादा है, हमारे धंधे में तो मार्जिन कहाँ है, थोड़ी सी मार्जिन है, हम तो 5% की मार्जिन पे काम करते हैं, 8% में हमारा क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि यार कोई तो तरीका निकालो। सब पहुंचे मोदी जी के पास। वैसे मजाक कर रहा हूँ, मोदी जी के पास नहीं, भैया उनके ज़माने के पहले का है, बहुत पुराना सेक्शन है। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ व्यापारी कहे यार नहीं 44 एडी नहीं करना यार, आप 44 एडी में फोर्स कर रहे हो कि इतना ही करो। अब क्या है कि हमारे धंधे की मार्जिन तो कम है भाई साहब, अभी क्या करें, वॉल्यूम हमारा बड़ा दिखता है, पैसे में बड़े आते हैं, हमारे अकाउंट में बड़े पैसे आते हैं, बड़े पैसे जाते हैं, पर यार मार्जिन उतनी थोड़ी है, मार्जिन तो थोड़ी सी है, कम है, अब क्या करें। सबसे पहला काम गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब हो सकता है कि आपकी बात में सच्चाई हो, आप ऐसा करिए, आप ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लीजिए, वो सेक्शन है 44AA, उसी के हिसाब से कितना भी टर्नओवर हो आपका, आप वो सब मत देखो। अगर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपने ऑप्ट किया है, आप रिटर्न भर रहे हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, और किसी साल आपको लगता है कि नहीं यार अब तो मार्जिन कम है, ये ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो। और मेंटेन करने से क्या फ़ायदा, अगर आपने उसका ऑडिट नहीं कराया, ऐसा करो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा लो। सेक्शन 44AB बोलता है ना सीए से ऑडिट कराने को, वो 3CB 3CD वाला, वो करा लो। उसको क्या बोलते हैं, टैक्स ऑडिट बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑडिट मतलब ऐसा वैसा नहीं, टैक्स का ऑडिट होता है वो, कि आदमी ने जो टैक्स कैलकुलेट किया है क्या वो सही कैलकुलेट हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स ऑडिट का, और ये अपनी फ्री की कमाई होती है। मतलब फ्री की कमाई तो नहीं बोलना चाहिए यार, सॉरी गलती हो गई, बहुत मेहनत होती है इसमें। और आने वाले सालों में, मतलब अभी जैसे जैसे हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं टैक्स ऑडिट में, और भी ज़्यादा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और भी ज़्यादा चेक्स बढ़ते जा रहे हैं, समय और भी कम होता जा रहा है। मतलब अपने को कंप्लायंसेस इतने बढ़ गए हैं कि अब मैं तो क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब हो गई है मेरे तो भाई। पूरे जो भी टैक्स ऑडिट का सीज़न होता है ना, आप लोगों को तो पता ही है, मैंने क्लास लिया था उस टाइम पे भी, टैक्स ऑडिट के सीजन में बिल्कुल दिमाग आउट हो जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब है, स्टैट्यूटरी वर्ड कहीं भी लिखा हो उसका मतलब होता है कि किसी कानून के द्वारा बनाया गया या किसी कानून के द्वारा बांधा गया,
तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कि अगर कोई कानून आपको कहता है ऑडिट कराने को तो आप उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलेंगे। अब टैक्स ऑडिट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट भी एक कानून है, तो देखा जाए तो टैक्स ऑडिट इज ऑल्सो एन स्टैट्यूटरी ऑडिट। पर इनकम टैक्स एक्ट खुद स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्ड का यूज करता है जब वो ये कहना चाहता है कि आपने क्या किसी और लॉ में ऑडिट करवाया है। याद है 3CA 3CD? 3CA 3CD कब भरते थे? जब आपने किसी और लॉ में ऑडिट करवाया, तो वहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट का थोड़ा सा यूज होता है। कोई भी ऑडिट जो स्टैट्यूट के तहत हो रहा है, जैसे आप चाहो, मान लीजिए दीपक बाबू ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ली, उनको लग रहा है फैक्ट्री में थोड़ी इनएफिशिएंसी लग रही है, कहीं पैसे समझ में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सोचा एक बार ऑडिट करा लेते हैं। उन्होंने एक सीए को बुलाया और बोला कि भाई ये एस्पेक्ट्स हैं जिनका मैं ऑडिट करना चाहता हूँ। एक स्कोप का डिस्कशन हुआ उन दोनों के बीच में, एक ऑडिट का प्लान बना और ऑडिट इंप्लीमेंट हो गया। सीए ने ऑडिट करके दिया और उन्हें बताया कि ये कमी है भाई साहब, उन्होंने कमी को दूर कर लिया, बड़े खुश हुए, सीए साहब को मोटी फीस दी, सब अच्छे से निपट गया। क्या इस ऑडिट को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। भाई ये तो मेरी मर्जी थी, मैंने अपने मन से कराया। कोई कानून जब हमें फोर्स करता है कि तुम्हें ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक, हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। गवर्नमेंट ने कहा, जब व्यापारी गवर्नमेंट के पास गया और व्यापारी ने कहा कि सर हमारा मार्जिन जो है वो 8% से कम है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर 8% से कम मार्जिन है तो ऐसा करो ना, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो और अपना ऑडिट करा लो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। सिंपल। 44AD का आप कोई भी बेनिफिट नहीं उठा सकते अगर आप कह रहे हैं कि मेरा मार्जिन थोड़ा सा कम है। तो गवर्नमेंट ने एक बार अपना मार्जिन बोल दिया तो बोल दिया, उसमें सारे अलाउंसेस डिसअलाउंसेस सब इंक्लूड हो गए। अब आप और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हो नहीं मेरा और भी कम मार्जिन है, तो भैया जाओ अकाउंट बनाओ, उसका ऑडिट कराओ। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? यस? ओके, चलो आइए 44AD खत्म हो गया भाई साहब। 44ADA पे आते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। 44ADA इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कौन कौन आता है सर? लीगल आते हैं, मेडिकल आता है, इंजीनियरिंग आता है, आर्किटेक्चर आता है। ओ बाय द वे, ये सेम कंडीशन पहली वाली जो 44AD में लग रही थी वो यहाँ भी लगेगी। सिर्फ रेसिडेंट्स को मिलेगा, और रेसिडेंट में भी सबको नहीं, रेसिडेंट में इंडिविजुअल को, HUF को, पार्टनरशिप फर्म को। सेम लॉजिक जो हमने 44AD में लिखा था। ठीक, कौन कौन प्रोफेशनल में माना जाएगा, कौन कौन इस सेक्शन में क्लेम कर सकता है? प्रोफेशनल में आएंगे लीगल यानी कि लॉयर्स, मेडिकल यानी कि डॉक्टर्स, सर्जन्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स। उसके बाद आएंगे अकाउंटेंट्स, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, सारे अकाउंटेंट्स आएंगे इसमें। अगर कोई टेक्निकल कंसल्टेंट है तो वो भी आ जाएगा। मेडिकल में मेडिकल स्टोर भी। मेडिकल स्टोर इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ बिजनेस। मेडिकल स्टोर में आप कोई चीज़ खरीद के बेच रहे हो, आप दवाइयाँ कंपनी से खरीद रहे हो और दवाइयाँ बेच रहे हो। मेडिकल प्रोफेशन मतलब मेडिकल कंसल्टेंसी हुआ, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है जो अपने आर्ट से कर रहा है। मतलब प्रोफेशन जो है वो एक आदमी की स्किल से आता है, बिल्टअप स्किल से प्रोफेशन बनता है। तो अपनी जहाँ ह्यूमन स्किल आप सेल कर रहे हो वहाँ प्रोफेशनल हो आप। ठीक है। टेक्निकल कंसल्टेंसी बेसिकली ये बड़ा ही अच्छा सेक्शन है। मैं तो टेक्निकल कंसल्टेंसी को मन तो कर रहा है दूसरे कलर से हाईलाइट कर दूं। टेक्निकल कंसल्टेंसी वाला जो पॉइंट इन्होंने डाल दिया, इसके बाद इन्होंने सबको फ्री कर दिया है कि जो भी चाहे वो अपनी इनकम को टेक्निकल कंसल्टेंसी में क्लेम कर सकता है और 44ADA का फायदा ले सकता है। अगर मान लो बेटा कि कोई ऐसा आदमी है जो कोई गलत काम करता है, सरकार को बता नहीं सकता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, पैसे बहुत आते हैं उसके पास, और उसकी दिक्कत ये है कि वो सारे पैसों को दिखा नहीं पा रहा, वो डर के रहता है क्योंकि उसको लगता है यार कैसे दिखाएं, किस सोर्स से इन पैसों को दिखाएंगे। वो क्या करेगा, अपना ITR लेगा, टेक्निकल कंसल्टेंसी की छूट है, वो कहेगा मैं टेक्निकल कंसल्टेंसी देता हूँ, जो भी मेरे पास आता है उसको थोड़ा टेक्निकल समझाता हूँ और वो खुद ही मेरे को पैसे देके चला जाता है। ओके, तो अब वो क्या करेगा, सिंपल इस सेक्शन का यूज करेगा, अपने बैंक अकाउंट जो कैश उसको मिलता है कच्चे की कमाई का, बोलेगा बैंक में डालो मेरे बैंक में, सब पक्के का पैसा है, और वो ITR भरते समय क्लेम करेगा मैंने तो टेक्निकल कंसल्टेंसी दी थी इन लोगों को। तो टैक्स कंसल्टेंट भी इसमें आएंगे, हाँ जी टैक्स कंसल्टेंट्स भी इसमें आएंगे। इनफैक्ट कंपनी सेक्रेटरीज भी इसी में ही आती हैं। कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं वो अकाउंटेंसी में नहीं आती,
वो टेक्निकल कंसल्टेंसी देती हैं, कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंप्लायंसेस से रिलेटेड टेक्निकल कंसल्टेंसी देती हैं, वो इसमें ही आती हैं। इलीगल होगा तो भी यश गवर्नमेंट नहीं कह रही है कि इलीगल होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। इलीगल लोग जिनका इलीगल धंधा होता है वो टेक्निकल कंसल्टेंसी क्लेम कर सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो वो तो पकड़ ही लेगी, वो तो फिर इनकम टैक्स की बात ही नहीं है फिर तो वहाँ बात दूसरी हो जाएगी, वहाँ तो सिविल क्रिमिनल वो इंडियन पीनल कोड लग जाएगा, वो बात अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल कंसल्टेंसी ये कितना वेग इसमें इंसर्शन है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। देन ऑफ कोर्स इंटीरियर डेकोरेशन, it's a very up and coming profession. Then any other profession as notified by CBDT, तो मतलब कि CBDT जब चाहे तब किसी भी प्रोफेशन को नोटिफाई कर सकता है कि सर ये प्रोफेशन भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल कल को CBDT ने बोल दिया कि मान लो एक्टर्स जो हैं वो इसमें क्लेम कर लेंगे, एक्ट्रेसेस क्लेम कर लेंगे, कोई मॉडल है वो क्लेम कर सकती है, वो चाहे तो कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहे ऐड करते रहे, नोटिफिकेशन आती रहेगी उसकी, ठीक। 44 ADA में टर्नओवर की लिमिट क्या है? शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। अगर 50 लाख से ज़्यादा की आपकी टर्नओवर हो रही है तो आप 44 ADA का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब कुछ बदमाश खुरापाती बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 50 लाख बड़ा कम है, अब मेरी टर्नओवर थोड़ी सी बढ़ के 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई तो 44 ADA का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। लेकिन 44 AD बोल रहा था सर कि 2 करोड़ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ तक 44 AD का बेनिफिट ले सकते हो। क्या हम 44 AD का बेनिफिट ले सकते हैं अगर 44 AD में कवर नहीं हो रहे हैं तो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम बताओ। यश कह रहा है बिजनेस। एक्टर लोग कौन से सेक्शन में भरते सर? एक्टर लोग ऑडिट कराते सौरभ बाबू, टैक्स ऑडिट होता होगा, उनका बैलेंस शीट PL बनता होगा। वैसे मेरे ख्याल से एक्टर लोग भी ये प्रोफेशनल में भर सकते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी में। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? हम 44 ADA से अगर निकल गए तो 44 AD का बेनिफिट क्यों नहीं ले सकते? 44 AD के लिए बिजनेस होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप नहीं ले सकते। 44 AD खुद ही बोल दिया था कि यार देखो मेरा सेक्शन जो है वो बिजनेस के लिए है, अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो तुम्हारे लिए नहीं है। वो तो पहले ही मना करके भगा चुका है आपको। आपके पास एक ही इलाज बचा है कि 44 ADA में अपना रिटर्न भरो, 50% इनकम डिक्लेयर करो और उस पर जो भी टैक्स बनता है भर के खाली हो जाओ। और नहीं कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार पैसे कहाँ कमा रहे हैं, फालतू का ये लोग इतना टैक्स ले रहे हैं, तो आप अपना कराओ, अकाउंट बनाओ, ऑडिट कराओ, सेम लॉ एप्लीकेबल। ओके, यस, ओके। अब ये देखो बड़ी मजेदार चीज है, पॉइंट नंबर 4 बड़ा ध्यान से सुनना। Benefit of section 44 ADA will not be available for next 5 years if the assessee does not claim the same during any previous year। मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैं इनफैक्ट एक नई शीट में लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। Just 1 second ना। So let's say कि ईयर 1 में आपने 44 ADA का यूज करा, ठीक। ईयर 2 में आपको लगा कि नहीं यार ये 44 ADA में ज़्यादा टैक्स चला जा रहा है, लेट्स गेट अ टैक्स ऑडिट डन। थोड़ी सी फीस दे देंगे CA को, हमारी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि हम टैक्स भी कम देंगे, 1-2 लाख रुपए का टैक्स बन जाएगा, CA को दे देंगे 10-20 हज़ार रुपये। ईयर 2 टैक्स ऑडिट करा लिया। ईयर 3 में आपको लगा कि नहीं यार इस साल तो क्या है ना कि 44 ADA ही कर देते हैं, खर्चा कुछ हुआ नहीं है, देखा जाए तो मेरा तो 80-90% तो बचा ही हुआ है, क्या दिक्कत है, 44 ADA क्लेम करते हैं और इसमें 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं, जो उस पर टैक्स बन रहा है दे देंगे, गवर्नमेंट हमसे कुछ पूछ ही नहीं पाएगी। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब आप फंस गए। अब गवर्नमेंट बोलेगी ना बाबा ना, गवर्नमेंट बोलेगी अब नहीं मिलेगा 44 ADA, तुमको दिए थे इतना बढ़िया बेनिफिट और तुम तेज बन रहे थे, तुम टैक्स ऑडिट करवा रहे थे,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, लो बेटा अब टैक्स ऑडिट ही कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराते जाओ। ईयर 4 आया, एसएससी ने फिर पूछा सर सर क्या इस साल 44 एडीए यूज कर सकते हैं सर? एसएससी ऑफिसर ने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो 3 ही साल हुआ है, अभी लो ना, तुमको और शौक था ना टैक्स ऑडिट कराने का, ये लो और टैक्स ऑडिट कराओ। ईयर 5 एसएससी बोला कि सर अब तो बड़े दिन हो गए इस बात को, अब भूल जाओ सर, 44 एडीए का क्लेम अब दे भी दो मुझे। असेसिंग ऑफिसर बोलता है नहीं भाई अभी कहाँ, रुको अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लो जी फिर से टैक्स ऑडिट कराओ। फिर भाई साहब अगला साल आया, एसएससी तो बिल्कुल रोने ही लगा था कि अरे मेरे बाप गलती हो गई मेरे से, कितने साल से टैक्स ऑडिट कराए जा रहे हो, क्या इस साल मैं 44 एडीए का क्लेम ले लूं? गवर्नमेंट कहती है ना बेटा इस साल भी नहीं मिलेगा, अभी भी तुम क्या कराओ, टैक्स ऑडिट कराओ। पर चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पे तरस आ रहा है, अब अगले साल जब तुम रिटर्न भरोगे तब तुम 44 एडीए में रिटर्न अपना भर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एक बार आपने 44 एडीए को ड्रॉप करा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 सालों तक आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, आप नॉर्मल रिटर्न नहीं भर सकते। टैक्स ऑडिट क्या हो गया इन लोगों के लिए, कंपलसरी हो गया, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम टैक्स ऑडिट करवा के लाओ। अब बहुत शौक था ना तुम्हें टैक्स ऑडिट कराने का, एक बार टैक्स ऑडिट करा ली 44 एडी या बाय द वे ये भी लिख दूं मैं, तुम्हारे मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस सेम लॉ अप्लाइज ऑन 44 एडी, दिस सेम लॉ अप्लाइज ऑन, पहले तो और भी सेक्शंस होते थे 44 एडी, 44 एई, 44 एएफ, अब तो मेरे ख्याल से 44 ये ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन कौन सा था, एई था ना, एई था शायद ना ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। एडीए ईयर 9 में चेंज कर सकते हैं क्या, एई था, हाँ सही है। फिर तो चाहे ये 44 एडीए का सेक्शन हो या 44 एडी का सेक्शन हो या 44 एई का सेक्शन हो, अगर आप इसमें से कोई भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन ऑप्ट कर रहे हो और उसके अगले साल आप चाहते हो कि हम उससे ऑप्ट आउट कर जाएं और आप टैक्स ऑडिट कराना चाहते हो, तो ये याद रखना कि ये 1 साल का डिसीजन नहीं रहेगा, आप एक साथ 5 साल के लिए डिसीजन ले रहे हो। अगर एक बार आपने 44 एडी छोड़ दिया तो फिर अगले 5 साल तक आपको लगातार टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया? क्या बोल रहा है फिर से बोल देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 एडीए will not be available for the next 5 years if the assessee does not claim the same during any previous year। 2016-17 से ये लॉ आया है तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। हालांकि ये बहुत ऐसा जानने वाली बात नहीं है, याद रखने वाली बात नहीं है कि ये प्रोविज़न कब आया था, बट फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। 16-17 के पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। आप चाहो तो किसी साल 44 एडीए क्लेम कर लो, किसी साल टैक्स ऑडिट करा लो, पर गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि लोग क्या कर रहे हैं कि जिस साल भाई खर्चे के बिल ज़्यादा हो गए, ज़्यादा खर्चा दिख गया, उस साल टैक्स ऑडिट करवा लेते हैं, हमें कम टैक्स देते हैं, और अगले साल मान लो खर्चे कम है, नॉर्मली मतलब कोई साल नॉर्मल जा रहा है, कोई खर्चे नॉर्मल नहीं है, कोई बेनिफिट मिला हुआ है आपको फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, तो आपके खर्चे कम है, तो उस पीरियड में लोग 44 एडीए क्लेम कर ले रहे थे या एडी क्लेम कर रहे थे या एई क्लेम कर रहे थे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे तभी आ रहे थे कि जब एक्चुअली में उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था, तो वो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं प्रिजम्पटिव में चलते हैं, प्रिजम्पटिव मैं कोई खर्चा क्लेम नहीं करूंगा, गवर्नमेंट जी आप खुद ही मान लो। और जब उनकी प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी टाइट हो रही थी, खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो वो बोले थे नहीं सर ये सर 8% बहुत ज़्यादा है, बाप रे बाप मैं तो टैक्स ऑडिट कराऊंगा। तो इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो मैंने एक आम सीधे साधे इंसान के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से निकल रहे हो तो 5 साल तक बाहर ही रहना
और वापस तभी आना जब एहसास हो जाए कि हाँ भाई बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ठीक, ओके, दिस पॉइंट क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट वही अपना पुराना, एडवांस टैक्स आपको एक इंस्टॉलमेंट से ही पे करना है, 15 मार्च को दे देना है बस, और जो बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स होते थे नॉर्मली इंस्टेड ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट्स, वो आपको नहीं देने। अब देखो, अगर ये 44 एडीए की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपने 44 एडीए में इनकम क्लेम कर ली, तो ये माना जाएगा कि आपकी इनकम इज 40% ऑफ द ग्रॉस रिसीट और टोटल टर्नओवर। Sorry, 50% of, did I say 40%? 50% of the gross receipt or total turnover. ठीक है जी, ओके, सिंपल है। आपने 100 रुपए कमाए, 50 रुपए आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, उस पर जो टैक्स बनता है भाई दे देना। एसएससी कैन वॉलंटरली डिक्लेयर अ हायर इनकम। एसएससी चाहे तो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना इनकम डिक्लेयर कर सकता है। ऑल डिडक्शंस are deemed to have been already allowed। ठीक, सीधी बात, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम मान लेंगे कि सारी डिडक्शंस अलाउ कर दी हैं। ये सेम लॉ, सेम कंडीशन अप्लाई होती थी इसमें 44 एडी में भी, अभी पढ़ा था हमने। देन सेम कंडीशन 44 एडी वाली, WDV is calculated where necessary as if depreciation as applicable has been allowed, सेम कंडीशन थी। It will be assumed that disallowance has been considered। जो कैश डिसअलाउंटेड होती थी ये अपनी 40, 40 या 43B में जो भी डिसअलाउंसेस होती थी हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है बाय कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड इनकम एट 50%। और कोई डिसअलाउंस भी नहीं होगा और कोई अलाउंस भी नहीं होगा। लायबल फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स रिलेटेड टू सच प्रोविजन। अच्छा, ये चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन हो सकता है। मेरे यहाँ पे जब ये एडवांस टैक्स लिख रहा है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे वाले एडवांस टैक्स की बात कर रहा है, इसके लिए जो है लाइबल है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है टैक्स रिलेटेड टू सच प्रोफेशंस। तो कुछ प्रोफेशंस पे टैक्स होता है कि अगर आप ये प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोफेशनल टैक्स, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट इन सैलरी हेड। फिर एक होता है जैसे अब अरे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो ना कि हम लोग को मेंबरशिप फीस देनी होती है अपने इंस्टीट्यूट की, एक तरह का टैक्स ही तो है, तो हमने भी मेंबरशिप फीस देनी है, उससे इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है। बोलिए यार वो तुम टैक्स देते रहना, वो हमारा थोड़ी है, ठीक है, वो प्रोफेशन का आपका जो टैक्स बन रहा है वो देते रहना, बाकी जो एडवांस टैक्स है उसका वही प्रोविजन है। कौन सा वाला? अभी अभी जो पढ़ा ऊपर यहाँ पे कि एक इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे, ऑफ कोर्स दैट वाज द मेन पॉइंट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल अदर प्रोविजंस आर सिमिलर टू सेक्शन 44 AD। भाई ये सब भी सब सिमिलर टू सेक्शन 44 AD है, सब सिमिलर है, ठीक। अब अपना आ गया लास्ट वाला 44 AE विच इज फॉर ट्रांसपोर्टर्स। तो शुड आई थिंक वी शुड टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? 9 बज गया, अपना टाइम खत्म हो गया। लेट्स कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। टिल देन मैंने अभी तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आज की क्लास खत्म हो गई है, मैं इसकी वीडियो को भी अपलोड कर देता हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ @द राय साहब। आप शायद CA प्रकाश राय लिखकर भी सर्च करेंगे तो गूगल पे मेरा ही आता है, बट फिर भी आप दिस इज़ द हैंडल, दिस इज माई यूट्यूब हैंडल। इस पे मेरे जो भी क्लासेस के रिकॉर्डिंग है दे आर ऑल फ्री फॉर एवरीबॉडी। बाय द वे ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग्स हैं दिस इज़ फ्री टू एक्सेस, पब्लिक एक्सेस है, सिर्फ इसलिए कि नहीं आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप ही देख सकते हैं, जो भी चाहे वो देख सकता है, ठीक। कुछ वीडियोस में प्राइवेट रखूँगा, आगे चल के जब मैं अपनी सैलरी हेड अपलोड करूँगा तो वो प्राइवेट कर दूँगा। कुछ हेड्स, कुछ लेक्चर्स और हैं जो प्राइवेट रखूँगा, जो सिर्फ आप लोग ही देख पाओगे, बट अभी के लिए इट्स फ्री फॉर एवरीबॉडी। So that's all from me tonight. This is your educator CA Prakash Rai signing off, wishing you all a very good night. So keep being awesome. Bye bye.